सॉल्युबिलिटी रूल्स का मीनिंग है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगी। तो इसमें देखेंगे जैसे कि हमारे पास जो है ना, पहले हम लिख लेते हैं कि जो सारी की सारी सॉल्युबल हैं, यानी कि उनके सारे साल्ट जो है ना वो सॉल्युबल हैं। तो इसमें जैसे सोडियम के सारे साल्ट्स हैं, फिर पोटासियम के सारे साल्ट्स हैं, ठीक है, फिर अमोनियम के सारे साल्ट्स हैं, फिर नाइट्रेट के सारे साल्ट्स हैं। और अभी क्योंकि आपने ऑर्गेनिक भी पढ़ लिया है, तो ऑर्गेनिक में जैसे आता है ना इथिनोएट, मिथिनोएट, इनके भी सारे साल्ट जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सारे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हमें यही वाले चाहिए। फिर इसका जो सेकंड रूल होता है वो उसमें ये है कि भाई क्लोराइड में से, या आप जो है ना वो हेलाइड्स कह लें, तो इसमें से हमारे पास क्लोराइड आ जाते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये भी सारे के सारे जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनमें जो है ना वो एक्सेप्शन है। कौन कौन सी? एक सिल्वर की और एक लेड की, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और इसी तरह लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड और लेड आयोडाइड ये सॉल्युबल नहीं होंगे। फिर इसी तरह हमारे पास तीसरा जो है ना वो आ जाता है सल्फेट्स। ये भी सारे सॉल्युबल हैं, ठीक है, लेकिन इनमें भी 3 की एक्सेप्शन है। तो जो एक्सेप्शन वाले हैं वही पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है और लेड सल्फेट है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट जो है ना ये सॉल्युबल नहीं हैं, बाकी सारे सल्फेट जो है ना सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही हमारे पास जो है ना वो फोर्थ रूल आता है। फोर्थ रूल जो है ना वो आ जाता है हमारे पास कार्बोनेट्स का। अब कार्बोनेट्स जो है ना ये इनसॉल्युबल है, ठीक है जी। मेटल कार्बोनेट जो हैं वो हमारे पास इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन आएगी, और इनकी जो है ना वो एक्सेप्शन क्या है, वो ये वाली है, यानी कि सोडियम के कार्बोनेट और पोटासियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो सॉल्युबल होंगे, बाकी सारे कार्बोनेट्स जो है ना वो इनसॉल्युबल हैं। अगर आपको ए स्टार लेना है तो ये सॉल्युबिलिटी रूल आपको जो है ना वो लाजमी याद होने चाहिए, ये क्योंकि ना 2-3 चैप्टर्स में इसका जो है ना वो यूज़ है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट रूल, जो कि हाइड्रोक्साइड के बारे में है या मेटल ऑक्साइड्स के बारे में है। ये भी जो है ना इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और इनमें भी एक्सेप्शन है। इनकी एक्सेप्शन जो है वो अगर किसी को याद है तो मुझे बता सकता है, वरना मैं तो भी लिख देता हूँ। एक तो इनकी एक्सेप्शन यही वाली है कि ग्रुप 1 के जो है ना सोडियम के हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा ग्रुप 2 में से भी हैं। ग्रुप 2 वालों में से एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाले जो है ना ये सॉल्युबल हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो इनसॉल्युबल हैं, ठीक है जी। ये अगर आपको सॉल्युबिलिटी रूल, ये वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा, पहले भी आपने लिखे होंगे, ठीक है। ये जो है ना ये अब अपने जहन में आपने रखने हैं, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन जो है ना वो आएगा अभी। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें देखेंगे एक जो है ना वो जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट या पीपीटी का वर्ड आता है, ठीक है जी। पीपीटी का वर्ड का मीनिंग है कि जो चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उनको आप
प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि जो इनसॉल्युबल चीज़ें हैं उनको आप जो है ना, जैसे आपने वाइट पीपीटी, ग्रीन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी, इनके कलर जो है ना केटाइन एनाइन में जो है ना वो देखे हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, ये यानी कि प्रेसिपिटेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। इसके बाद जो है ना आपको स्टेप्स आने चाहिए फॉर राइटिंग आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन इसमें इसमें क्या होता है कि भाई जो लाइक स्पेक्टेटर आयन होते हैं, जो आयन एक्वस होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे एक्वस होंगे और रिएक्टेंट पे भी एक्वस होंगे, उनको आपने काट देना होता है, ठीक है ना जी। तो इसके जो है ना ये, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो कैटायन आयन में भी आएगी, साल्ट्स में भी आएगी, और वैसे जर्नल आयोनिक इक्वेशन भी जो है ना वो लिखनी आती है। तो इसमें जो इसके स्टेप्स हैं वो सबसे पहले तो ये है ना कि हमें बैलेंस्ड सिंबॉलिक इक्वेशन लिखनी चाहिए। सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब है कि भाई आपने उसकी स्टेट सिंबल्स भी लिखनी है। स्टेट सिंबल्स का मीनिंग है कि भाई वो जो केमिकल यूज़ हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो किस स्टेट में आपके पास जो है ना वो आप उसमें क्या लिखते हैं। तो इसमें 4 हैं बेसिकली स्टेट सिंबल्स। एक सॉलिड होता है, एक एक्वस होता है। सॉलिड और एक्वस ये जो है ना इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। और फिर इसके बाद जो कुछ लिक्विड्स हैं और जो कुछ गैसेस हैं, इन्हीं के गैसेस और लिक्विड जो है ना ये तो आपको इन्हीं के ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब जैसे देखें ये जो सॉलिड होता है ये हम जो लाइक स्मॉल एस है ये हम लिखते हैं जो चीज़ें हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेट्स हैं, यानी कि जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है जी। जैसे कि मेटल सारी की सारी जो है ना वो सॉलिड्स होती हैं। एक्वस हम उनके लिए लिखेंगे कि जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है जी। जैसे कि सारे एसिड जो है ना वो भी एक्वस होंगे, अल्कलीज भी सारे के सारे एक्वस होंगे। लिक्विड और गैसेस जो है ना ये स्पेसिफिक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ये आपने ना इन्हीं के इक्वेशन के साथ स्टेट सिंबल्स आपको कैसे लिखने आएंगे, जब आपको उनकी सॉल्युबिलिटी आएगी। उसके बाद जब आपने इसकी स्टेट सिंबल लिख देते हैं ना, तो फिर नंबर 2 पे आप जो है ना वो लिखते हैं राइट आयंस इन एक्वस ओनली विद लाइक वैलेंसी आर चार्जेस। जो एक्वस होंगे यानी कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो एक्वस होंगे उनके आपने वैलेंसी के साथ जो है ना वो आयंस लिख लेने होते हैं। और फिर इसके बाद नंबर 3 पे लास्ट पे आप क्या करेंगे कि कट आयंस विच रिमेन एक्वस ऑन बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी वो एक्वस थे और जब ये प्रोडक्ट बना तो उसमें भी वो एक्वस ही रहे, ठीक है ना। तो ये आपके जो है ना जब आप इसके एक्वस आयन काट देंगे, यानी कि पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल लिखे, फिर एक्वस लिखा, फिर उसके बाद जो है ना उनको काट दिया, और इसके बाद जो है ना वो फिर लास्ट में जो आपके पास बचता है लास्ट रूल कि वो जो रिजल्टेंट है, यानी कि रिजल्टेंट या रिमेनिंग जो बाकी बच जाएंगे काटने के बाद, दैट विल बी द आयोनिक इक्वेशन, ठीक है ना जी। अब इसमें ये है कि ये इसके जो है ना यानी कि रूल्स हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए जी। अच्छा, अब इसमें मोस्टली जो इसमें जो लाइक क्वेश्चन हैं मोस्टली मीन के भाई एक तो ये है ना कि भाई
अगर तो एक रिएक्शन है एसिड का और अल्कली का, एसिड और अल्कली, इसका तो आंसर हो जाएगा H+ OH नेगेटिव H2O। इसकी स्टेट सिंबल में एक्वस हाइड्रोजन आयन और एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन मिलके लिक्विड बना देते हैं। ये है अगर फ़र्ज़ करें कि न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड और अल्कली का जो रिएक्शन है, ठीक है, टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन एसिड और अल्कलाई, एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है और अल्कली जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है, उनका हमेशा आंसर जो है ना वो यही वाला आएगा। एक तो ये है कि ये इन्हीं के टाइम सेविंग के लिए। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि भाई जैसे कि जब आप कैटाइन एनाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्लोराइड का जो टेस्ट है, ब्रोमाइड का जो टेस्ट है, आयोडाइड का जो टेस्ट है, अब क्लोराइड में वाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। अब उसमें एक इक्वेशन मैं पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको ना, यानी कि क्योंकि ये पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों अपने आयन चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास जो है ना, इन्हीं के प्रोडक्ट में NaNO3 बन जाएगा और Ag और Cl बन जाएगा। अब आपने इसकी जो है ना वो आयनिक इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले आपने इसको बैलेंस करना है, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। फिर आपने स्टेट सिंबल लिखने हैं। तो अब AgNO3 जो है ये आपने देखना है कि सालूबल है कि इनसालूबल है। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सालूबल, तो ये सालूबल है, इसलिए सालूबल के साथ एक्वस आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 की तमाम चीज़ें जो है ना सालूबल हैं, सोडियम के तमाम सॉल्ट सालूबल हैं, तो सोडियम क्लोराइड भी सालूबल है। अगेन सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस आ जाएगा क्योंकि ये सालूबल है। सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड में से जब आप ये देखते हैं रूल सॉल्युबिलिटी का, तो आप देखते हैं कि भाई क्लोराइड में और ब्रोमाइड और आयोडाइड में सिल्वर और लेड के जो है ना ये इनसॉल्युबल होंगे। तो इसमें ये क्योंकि इनसॉल्युबल है तो इसलिए इसके साथ सॉलिड आ जाएगा। ये आपने ना इस तरह स्टेट सिंबल्स लिख लें। अब आपने क्या करना है कि जो जैसे ये एक्वस है ना सोडियम नाइट्रेट, ये आपने प्रोडक्ट में देखा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सोडियम आयन इधर हैं और नाइट्रेट आयन इधर हैं, तो ये जो है ना ये कट जाएंगे। तो आप इसमें एक स्टेप कर सकते हैं कि जैसे Ag को अलग करके लिख लें, Ag एक्वस इसलिए सिल्वर नाइट्रेट में, और नाइट्रेट का एक्वस ये अलग करके लिख लिया। सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन अलग अलग करके लिख लिया। अब इसके बाद सोडियम एक्वस है, सोडियम आयन एक्वस लिख लिया और नाइट्रेट आयन एक्वस लिख लिया। अब ये जो आपके पास AgCl है ये सॉलिड है, इसको आप आयन्स में नहीं लिखेंगे, इन्हीं के सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस के जो है ना वो एज इट इज़ ही लिखने होते हैं। सिर्फ जो है ना जिनके साथ सालूबल होते हैं, जो एक्वस आएगा ना, उनको इस तरह आयन्स में लिख लेंगे। और फिर अब आपने क्या करना है कि भाई ये देखें कि जैसे नाइट्रेट इधर एक्वस है और इधर भी एक्वस है, यानी कि दोनों साइड पे नाइट्रेट जो है ना वो एक्वस है, तो ये कट जाएगा। ऐसे ही सोडियम इधर एक्वस है, सोडियम इधर एक्वस है, ये भी कट जाएगा। अब सिल्वर इधर एक्वस है, लेकिन अब सिल्वर जो है ना वो इनसॉल्युबल है, इसका मतलब है कि सिल्वर आयन में केमिकल चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सिल्वर आयन को आप नहीं काट सकते, काटने सिर्फ आपने वही वाले होते हैं जो दोनों साइड पे एक्वस रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्लोराइड देखें, इधर एक्वस है, सॉल्युबल है, लेकिन इधर जो है ना वो सॉलिड का पार्ट है, तो इसको नहीं काट सकते। तो अब आपके पास जो बाकी बची है ना चीज़ें, जैसे इसमें से बचा है Ag+, और यहाँ से जो है ना वो Cl एक्वस, और ये आपके पास इसमें से प्रोडक्ट वाली साइड में AgCl सॉलिड बच गया। तो ये आपकी जो है ना वो आयनिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा जी। ये मैंने ना एक इक्वेशन कराई है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और करवा देता हूँ,
नहीं तो फिर मैं आपको ना इसके शॉर्टकट्स बता देता हूँ। चलें एक इक्वेशन और जो है ना वो आपको करवा देता हूँ, उसके बाद जो है ना वो फिर हम देखते हैं। जैसे इसमें देखें कि हमारे पास से के भाई बनता है FeOH ट्वाइस। अब ये आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है। अब हमें पता है कि ये इनसॉल्युबल होता है, ये फिर हमें ये भी पता होना चाहिए ये ग्रीन कलर का है, यानी कि इसको हम ग्रीन PPT कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि FeOH ट्वाइस ये कैसे बन सकता है। ज़ाहिर है कि भाई इसमें दो सॉल्युबल चीज़ें होंगी, एक FeSO4 है, या Fe क्लोराइड भी ले सकते हैं, या Fe नाइट्रेट भी ले सकते हैं, साथ इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने केटाइन एनाइन के टेस्ट में पढ़ा है कि व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एडिड इन एनी आयरन 2 सॉल्ट, तो उसमें जो है ना वो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि Fe और हाइड्रोक्साइड ज्वाइन हो गए और Na और ये ज्वाइन हो जाएगा। अब इसमें जो है ना हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा साथ। ये स्टेट सिंबल लगा लें, आयरन सल्फेट के साथ मैंने लगा दी, सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, सोडियम क्योंकि ये ग्रुप 1 में है तो ये भी सॉल्युबल है, और ये सोडियम सल्फेट भी जो है ना वो सॉल्युबल होगा। ये आपने स्टेट सिंबल लगा लिए हैं लेकिन बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो पहले बैलेंस कर लें। हाइड्रोक्साइड इधर 2 है, इधर जो है ना वो 1 है, तो इधर 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है जी, ये आपने लिख ली। अब आपने क्या करना है कि जो एक्वस जो सॉल्युबल आयन है एक्वस वाले, ठीक है ना, जैसे Fe को अलहदा कर दें। अब Fe के ऊपर क्या चार्ज होता है ये आपको याद होना चाहिए, और फार्मूला से भी पता चल सकता है। सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होता है, तो ये आपने दोनों एक्वस एक्वस का जो है ना लिख लिया, ताकि आप जो है ना काट सकें इजीली, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखेंगे आगे है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी सॉल्युबल है, तो एक्वस के जितने भी होंगे उनके आयन अलग अलग करके लिखने हैं, यानी कि सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, एक्वस की शक्ल में लिख लिया। लेकिन इसमें जो है ना ये 2 भी लिखा हुआ है, और ये 2 सोडियम के साथ भी है और 2 हाइड्रोक्साइड के साथ भी है, इसलिए आप 2Na और 2 हाइड्रोक्साइड अलग अलग करके लिख देंगे। ये आपने इसमें से लिख लिया। अब आप ये देखेंगे नेक्स्ट में है FeOH ट्वाइस। अब ये जो FeOH ट्वाइस है, इसको क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड वालों को तो नहीं चेंज करते ना, तो इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। और उसके बाद जो है ना वो आपके पास आ गया सोडियम सल्फेट। ये जो है ना क्योंकि एक्वस था तो हमें इसके जो है ना वो आयन लिखने चाहिए। सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है। यह आपने एक्वस एक्वस लिख दिए। लेकिन इसमें क्या है कि भाई फार्मूला में है Na2। अब ये जो 2 है ये सिर्फ सोडियम के आयन के साथ है, सल्फेट के साथ नहीं है, तो इसलिए आप जो है ना वो इसको सिर्फ लिखेंगे 2 सोडियम, ठीक है जी। अब ये आपने ना एक्वस वालों को आयन्स की शक्ल में लिख दिया है। अब ये सोडियम इधर एक्वस आयन है, ठीक है जी, तो आप इनको काटेंगे और इधर भी सोडियम आयन, फिर ये सल्फेट आयन है और इसमें से सल्फेट आयन है। ये क्योंकि दोनों साइड पे एक्वस ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया, पहले भी सल्फेट एक्वस था, बाद में भी एक्वस ही। ऐसे सोडियम आयन और यानी कि पहले भी, जैसे पहले का मतलब है लाइक रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो है ना वो सेम सेम रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसको नहीं। अब बाकी जो बचा है ना हमारे पास, इसमें से सिर्फ Fe2+ बचा है और 2 हाइड्रोक्साइड बचा है, तो इसको आप जो है ना वो लिख सकते हैं Fe2+ और फिर +2 हाइड्रोक्साइड, और ये यहाँ पे बच जाएगा FeOH ट्वाइस, और ये सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है जी। अब ये स्टेट सिंबल जो है ना वो आपने लाजमी लिखनी है, 1 नंबर का होता है एक्वस, और ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ये आप इसमें जो है ना, अब ये जो आयनिक इक्वेशन है आपको मैंने रूल्स लिखवाए हैं, रूल्स के बाद आपने स्टेट सिंबल्स लिखनी है। स्टेट सिंबल्स के बाद जो है ना आपने जो एक्वस वाले हैं ना उनको मैक्सिमम काट देना है, यानी कि जो दोनों साइड पे एक्वस है, तो जो बाकी बचेगी वो आयनिक इक्वेशन है,
अब ये मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन भी आपको आने चाहिए, फिर आपको हैलोजन की डिस्प्लेसमेंट भी आनी चाहिए, और एसिड और अल्कलाई के तो मैंने आंसर बता दिया कि उसका आंसर हमेशा वही वाला आएगा। ठीक है। अब ये जो है ना लाइक केटाइन एनाइन में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे आपने सॉल्युबिलिटी में लिखा कि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है, सिल्वर ब्रोमाइड इनसॉल्युबल है, सिल्वर आयोडाइड भी इनसॉल्युबल है। ठीक है ना, ये आपने सॉल्युबिलिटी रूल में देखा है। ऐसे ही लेड क्लोराइड, लेड आयोडाइड और लेड ब्रोमाइड भी इनसॉल्युबल है। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट जो कि वाइट पीपीटी है, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट भी इनसॉल्युबल है। ये यानी कि सारे इनसॉल्युबल मैंने ना मैक्सिमम लिख दिए हैं। तो अगर तो इनकी आयानिक इक्वेशन आती है ना, तो जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन की वो लिखी है ना कि भाई न्यूट्रलाइजेशन का हमेशा आंसर यही वाला आएगा, H प्लस ओ एच नेगेटिव विल गिव H2O। ये है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब जैसे AgCl है कि अगर आपने ये देखा है, ये इसका कलर क्या होता है, इसका वाइट होता है, यानी कि इसको आप वाइट पीपीटी लिखते हो। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है, ये क्रीमी होता है। सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है, ये येलो होता है। ठीक है, लेड क्लोराइड अगेन वाइट पीपीटी आ जाएगा, लेड आयोडाइड येलो आ जाएगा, और ब्रोमाइड में जो है ना वो क्रीमी आ जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट जो है ना ये सारे वाइट हैं। अगर आपको इनकी आयानिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप इसके फार्मूला से भी लिख सकते हैं। जैसे AgCl है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि Ag के ऊपर चार्ज होता है +1, क्लोराइड के ऊपर होता है -1। इसका मतलब है कि इसकी आयानिक इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप AgBr और AgI के लिख सकते हैं। जैसे Ag के ऊपर +1 है और I के ऊपर -1 है, यानी कि इसके फार्मूला की हेल्प से आप जो है ना वो लिख सकते हैं। लेकिन अब आप इसमें देखें, जैसे ये है लेड क्लोराइड, अब लेड के ऊपर चार्ज है ना वो 2+ होता है, तो ये 2+ चार्ज आएगा। क्लोराइड के ऊपर ये ग्रुप 7 का है, तो ये -1 चार्ज है। लेकिन आप देखेंगे ये है PbCl2, यानी कि इसके फार्मूला में है Cl2, तो इसमें इसका मतलब है कि 2 क्लोराइड एक्वस आएंगे। ये आप जो है ना यानी कि डायरेक्टली भी ऐसे जो है ना वो लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ये आपने लिखनी है लेड ब्रोमाइड की, तो ये Pb के ऊपर 2+ चार्ज है एक्वस, और ब्रोमाइड ग्रुप 7 का है, ग्रुप 7 के सब के ऊपर -1 ही होता है। तो ये आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद देखें कैल्शियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, जो कि वाइट पीपीटी बना रहे हैं। अब कैल्शियम जो है ना ग्रुप 2 का है, तो उसके ऊपर 2+ चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- है। तो ये क्योंकि कैल्शियम का भी एक आयन है, सल्फेट का भी एक आयन है, तो वो एक एक करके ही लिखेंगे। ठीक है जी, ये है इसकी डायरेक्टली, यानी कि ना डायरेक्टली का मतलब है कि भाई अगर फ़र्ज़ करेंगे वो केटाइन एनाइन में या वैसे थ्योरी के क्वेश्चन में पूछता है, तो आप उसके फार्मूला की हेल्प से आप जो है ना वर्किंग के बगैर भी इसको डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही अगर फ़र्ज़ करेंगे जैसे ये आता है भाई जिंक और कॉपर 2 सल्फेट, ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो रिएक्शन है ना, अब इसमें बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसकी आयानिक इक्वेशन में पहले आपको जो है ना बैलेंस करनी है इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है, फिर स्ट्रेट सिंबल लिखनी है। जैसे ये जिंक सॉलिड है, कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूबल है इसलिए एक्वस आएगा, जिंक सल्फेट भी सॉल्यूबल है इसलिए एक्वस आएगा। कॉपर जो है ना ये क्योंकि मेटल है, तो सारी मेटल्स के साथ जो है ना वो सॉलिड का ही आना है। ठीक है जी, ये आपने इस तरह जो है ना वो मीन के लिख लिया है। ठीक है बेटा जी। तो अब इसके बाद जो है ना, अब आपने क्या करना है, एक्वस वालों को आयन में कन्वर्ट कर देना है।
तो ऊपर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे ये देखिए ये जिंक सॉलिड है तो इसको आप ना चेंज करें, तो अब ये क्योंकि एक्वस है तो इसके आप ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कॉपर 2+ हो गया, सल्फेट 2- हो गया। जैसे आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो ना रिडॉक्स वाले चैप्टर में, तो वैसे इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हो, ये 2+ हो गया, ये 2- हो गया। ठीक है ना जी। अब इसमें एक्वस में सिर्फ क्या कटेगा, अब एक्वस में ये देखेंगे सल्फेट इधर एक्वस है, इधर भी एक्वस है, सिर्फ यही कटेगा। जिंक इधर सॉलिड है लेकिन जिंक इधर आयन बन चुका है। अब ये इसका मतलब है कि जिंक रिएक्ट कर चुका है, जिंक में चेंज आ गया, जिंक को नहीं काट सकते। कॉपर 2+ इधर आयन है, इधर सॉलिड है, इसको भी नहीं काटेंगे। सिर्फ काटना किसको है, जो दोनों साइड पे एक्वस रहेंगे। सल्फेट को काट दिया, सल्फेट को काट दिया। अब बाकी जो आपके पास बची है वो क्या बची है, ये जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस, और ये इसमें जिंक 2+ और ये कॉपर सॉलिड। अच्छा ये नहीं कि जितने भी जो डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि भाई जो मेटल की डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन है, ठीक है, तो उनमें ना ऐसे ही जो है ना वो एक सिर्फ स्पेक्टेटर आयन कटेगा। तो ये मैंने ना मैक्सिमम आपको वो लिखवा दी हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही इंशाल्लाह ना पेपर में असेस होगा। बाकी ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से भी जो है ना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो तो सही थोड़ा सा ना। चुप ठीक है सर। चुप करके सिर्फ बैठे हुए हो। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना इसमें देखें कि हमारे पास एक एटीपी का क्वेश्चन आता है कैटाइन एनाइन वाला, ठीक है। उसमें उसको हम सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना जी, सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस। अब इसमें आपके सिलेबस में जो कैटाइंस हैं, जो एनाइंस हैं, जो फ्लेम टेस्ट हैं, जैसे ये देखेंगे, ये आपको इन्होंने ना ये टेस्ट दिए हुए होते हैं, यानी कि कैटाइन के भी दिए हुए होंगे, एनाइन के भी दिए हुए होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये आप ना कल इसके इनके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल मैं आपको ना इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। आपने कल तक जो है ना इसकी मैक्सिमम जो है ना वो करनी है तैयारी, ठीक है, ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो गलत ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये एक अननोन सॉल्ट होता है, अननोन ना, कभी एम होता है, कभी जे होता है, कभी वाई होता है, कभी जी। तो आपको जो है ना वो बताना होता है टेस्ट की हेल्प से कि इसमें कौन सा वाला सॉल्ट जो है ना वो मौजूद है। यानी कि कैटाइन के भी टेस्ट हैं, एनाइन के भी टेस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो आपने इसको जो है ना वो खुद से इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है ना वो कल करनी है। और ये वाले मतलब मेरा ख्याल था कि मैं आपको 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये मैं कल करवाऊंगा। अभी अभी हम जो है ना नेक्स्ट में एक जो चीज़ है, जैसे कि एक और आपका जो चैप्टर है, अच्छा फिर इसके बाद जो सॉल्ट प्रिपरेशन है, सॉल्ट प्रिपरेशन के जो 3 मेथड हैं, यानी कि एक सॉल्ट एनालिसिस की कल आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी जो है ना वो सॉल्ट की जो प्रिपरेशन है। सॉल्ट प्रिपरेशन के जो 2 मेथड है ना, सॉल्युबल सॉल्ट के और इनसॉल्युबल सॉल्ट के, ठीक है, इनकी जो रिएक्शन डिटेल है ना ये कल मैं आपसे सुनूंगा 1 बाय 1, या आपने ना पहले से पढ़ी हुई हो। सॉल्युबिलिटी रूल भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी रूल कल अगर आपको याद होंगे ना तो फिर ये कैटाइन एनाइन और सॉल्ट प्रिपरेशन जो है ना वो इजीली आपका हो सकता है। तो इसके अलावा जो है ना एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और बेसिस की प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये आपने सिलेबस में से जो है ना कल याद की हुई हो, ठीक है। तो कल हम ये वाली 3 चीज़ें देखेंगे, सॉल्ट प्रिपरेशन, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ आपने याद की हुई हो। मीन के ना मुझे अगर मैं लिखूंगा फिर समझाऊंगा तो वो फिर मैं ना आपको पास पेपर के क्वेश्चन के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए ये आपने ना एज ए होमवर्क करना है। अच्छा, अब आप ना इसमें आ जाएं, एक आपके पास यूनिट आता है जिसे कि हम मोल कहते हैं,
ठीक है, मैं डायरेक्टली इसके फार्मूलाज के ऊपर आ जाता हूँ। कितने फार्मूलाज हैं जो कि आपको यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हों तो वो आपको आने चाहिए। एक है नंबर ऑफ़ मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय MRRAR। ठीक है, जो सेकंड वन वाला है वो सिर्फ जो है ना वो गैसेस के लिए है, तो उसमें आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होगा वॉल्यूम गैसेस का, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ होता है तो वॉल्यूम इन DM ओवर 24, या इसमें जो है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो फिर आप 24,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 1 DM क्यूब होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और फिर जो तीसरा जो फार्मूला है वो सोल्यूशन के लिए होता है। सोल्यूशन का मतलब है कि जैसे एसिड्स हैं, अल्कलाई हैं, सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, तो उनके लिए जो यूज़ होगा वो होगा कि मोल्स इक्वल टू कंसनट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब कंसनट्रेशन का जो यूनिट है वो है मोल पर DM क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट है DM क्यूब है। अगर तो वॉल्यूम सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मोस्टली आपको वो सेंटीमीटर में ही देगा, तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000, ये वाला जो है ना वो फार्मूला यूज़ करेंगे। टीचर्स को, पेपर बनाने वाले को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैक्सिमम ये वाला जो है ना वो फार्मूला यूज़ करें। तो फोर्थ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला है कि अगर आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब है कि एटम्स के बारे में पूछ सकता है, आयंस के बारे में पूछ सकता है, या मॉलिक्यूल्स के बारे में। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि भाई 24 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या आपसे वो पूछ सकता है कि 24 या कोई भी वैल्यू हो सकती है कि उसमें कितने इसके आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का कि नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, जो कि 6.02 इंटू 10 का पावर 23 है। यानी कि आपने उस चीज़ के मोल फाइंड आउट करने और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब ज़ाहिर है कि भाई ये मोल के ये फार्मूला आएंगे तो फिर जाके जो है ना वो आपको इसमें इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो हो सकेगी। अब इसमें देखें कि वॉल्यूम फाइंड करना हो, मास फाइंड आउट करना हो, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना। अब इसमें से ज़ाहिर है कि एक आध चीज़ दी हुई होगी तो दूसरी जो है ना वो फिर आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा वाला फार्मूला इसमें जो है ना वो हम लगाएंगे ताकि जो है ना वो उसमें हमारे पास आ जाए। ठीक है जी। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको आएगी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक इक्वेशन जो है ना वो आपको दी हुई होती है। उस इक्वेशन में जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन, चलो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है Mg+2HCl, इसमें MgCl2 बन गया, साथ हाइड्रोजन बन गया। आपको वो स्टेटमेंट में जैसे कि किसी एक चीज़ का या ग्राम दे देगा या वॉल्यूम दे देगा या कंसंट्रेशन दे देगा, आपने उस चीज़ के मोल फाइंड करने हैं। ये इक्वेशन जो है ना ये हमें बताती है, जैसे ये Mg है ना तो ये 1 मोल है, HCl के जो है ना वो 2 मोल नीडेड होंगे, यानी कि 1 मोल के लिए 2 मोल नीडेड होंगे। इसका जो है ना वो 1 मोल प्रोड्यूस होगा, इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन जो है ना आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। जब आपके पास एक सब्सटेंस के मोल आ गए, फ़र्ज़ करेंगे Mg के आ गए, तो उसी हिसाब से आप जो है ना HCl के भी फाइंड कर सकते हैं, बाकियों के भी फाइंड कर सकते हैं रेशियो मेथड से। फ़र्ज़ करेंगे इसके जो है ना वो आते हैं 0.5, ठीक है। तो इक्वेशन आपको बता रही है ये 1 है तो ये 2 है, तो ये अगर 0.5 होंगे तो ये कितने होंगे, ठीक है। ये इस तरह करके ना आप अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इसका 1। इसी तरह अगर ये 0.5 है
तो ये कितने होंगे, ये 1 है तो ये 1 है, इसका मतलब है ये भी 0.5 होंगे, तो ये भी 0.5 होंगे। यानी कि इक्वेशन में से अगर फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 है या 3 है या जितनी हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि एक के मोल अगर आपको वो मसलन पता चल जाते हैं, तो बाकी जो है ना आप रेशो मेथड से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी ज़हन में रखेंगे कि अगर दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आता है। तो पहले आप जो है ना वो सिंपल वाले कर लें। जैसे इधर मेरे पास थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस वो ढूंढे थे आपके लिए, तो वो देखें इसमें। अच्छा, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, ये तो मेरा ख्याल है सबको आता है ना, ये तो कराने की ज़रूरत नहीं है, आता है ना सबको। जी बताएं, आता है। आता है सर, आता है। जैसे ये है एक क्वेश्चन, ये इधर ये वाला क्वेश्चन करूं या कोई और क्वेश्चन मुझे बता दें कि ये वाला करें, मैं फिर वही वाला कर दूंगा जो आपको। ठीक है, हाँ, यही वाला कर लेते हैं सर। ठीक है। अब इसमें देखें कि भाई ये इसमें दिया हुआ है इक्वेशन। सबसे पहले आपने नोट कर लीजिए, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है, ये ब्यूरेट है, ये फ्लास्क है, और ये इन्होंने ना इधर ये लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेशन दी हुई है। तो बेहतर तो ये होता है कि भाई ना जो जो चीज़ें गिवन होती हैं ना, आप उनको अंडरलाइन कर लें। जैसे ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब आपको वो कह रहे कैलकुलेट मोल ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड का ये इसने वॉल्यूम दे दिया है, ये इसने कंसंट्रेशन दे दी है। तो वो जो थर्ड वाला फार्मूला है वो आप लगा लेंगे कि मोल इज इक्वल टू सी इंटू वी ओवर 1000। कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ 0.1, और वॉल्यूम कितना है 25 ओवर 1000। ठीक है ना जी। ये आपने इन्हीं के देखा कि आपको वैल्यू कौन सी वाली गिवन है, उसकी हेल्प से आपने जो है ना वो इसको इसका क्या आंसर आएगा। जी, 0.025। 0.0025, ठीक है। सर ये हमने मॉल किसने कैलकुलेट किया? ये देखे ना कि इसमें लिखा हुआ था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इन वॉल्यूम, ये है, कंसंट्रेशन ये है, ठीक है सर ये ये। हम वॉल्यूम की वैल्यू ये ले सकते हैं ना फॉर्मूला में? हाँ, हम फॉर्मूला में ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू ले सकते हैं ना? तो यही वाली लेंगे, तो और कौन सी वाली लेनी है। ये बस सर ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, अब आप इसमें देखेंगे ये आपके पास आ गए सोडियम, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्स जो है ना पोटासियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ गए। यानी कि ये अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में अगर एक चीज़ की वैल्यू आ जाए, तो बाकी आप किसी भी चीज़ के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे वो कह रहे हैं डिड्यूस मोल ऑफ H2SO4, अब ये आपने फाइंड किए हैं। अब आपको वो कह रहे हैं कि H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, ठीक है। अब आपने इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन यूज़ करनी है।
आप इक्वेशन में देखें कि इक्वेशन में कह रहा है कि H2SO4 इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका 1 मोल है। KOH जिसके आपने ऊपर फाइंड किए हैं इसके जो है ना वो 2 मोल है। ये आपने इक्वेशन में से लिख लिया है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट किसके करने हैं, H2SO4 के। उसके नीचे आप X लगा दें, ठीक है। और KOH के जो है ना वो जो आपने फाइंड आउट किए हैं, जैसे तो वो पहले मैं इसके नीचे ही ले जाता हूँ। इसमें देखेंगे इन्हीं के ना H2SO4 के फाइंड आउट करने हैं। तो H2SO4 और KOH इक्वेशन में से देखें कि भाई ये कह रहा है कि भाई इसका 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल हैं, तो इसके फाइंड आउट करने हैं। और ये जो क्वेश्चन वाले हैं ये कितने हैं, 0.0025। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह आपके पास जो है ना वो इसके आ जाएंगे 0.00125। अच्छा, ये जो है ना इक्वेशन, यानी कि आपने एक चीज़ के मोल फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, और दूसरे के जो है ना वो आपको इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये आपने H2SO4 के मोल फाइंड कर लिए। अब आगे वो कहता है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, H2SO4 का वॉल्यूम। अब H2SO4 जो है ना एक्वस है, इसका मतलब है कि भाई ये गैस नहीं है, ये इसमें मोल बराबर होगा कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000 वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये मोल आपने निकाल लिए इधर 0.00125, तो आप इसको जो है ना एज इट इज़ लिख देंगे 0.00125, ये मोल आ गए। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन यहाँ पे इसकी ये लिखी हुई होगी, जैसे ये लिखी हुई है 0.65 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है, 0.0625। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। ये आपने इसका सब्जेक्ट मैटर जो है ना वो बना लिया, ठीक है जी। इस तरह आप जो है ना वो वॉल्यूम का जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 0.0625 से डिवाइड कर दें, तो ये जो है ना वो 20 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या था कि भाई इक्वेशन दी हुई होगी, एक चीज़ के मोल आपसे वो फाइंड आउट करवा लेगा, दूसरी चीज़ के जो मोल हैं वो आप इस तरह रेशो मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अब आप इसका ये जो डी वाला जो पार्ट है इसमें देखें कि भाई इसमें वो कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड यूजिंग द सेम वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड द सेम कंसनट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। In this reaction the product is aqueous potassium हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। यूज योर आंसर टू डिड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अब इसमें हमने H2SO4 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेकिन इक्वेशन जो है ना वो कौन सी वाली यूज़ करनी है, ये वाली। पहले कौन सी वाली इक्वेशन थी, ये वाली, ठीक है। अब कौन सी वाली इक्वेशन है, ये है। अब इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आप देखें कि H2SO4 और KOH ये 1:1 की रेशो से काम कर रहे हैं। इसमें क्या था, KOH के साथ 2 लिखा हुआ था, इसलिए आपने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे कि H2SO4 और KOH दोबारा लिख लेंगे। इक्वेशन का मतलब है कि ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है। KOH का क्योंकि सेम कंसंट्रेशन सेम वॉल्यूम है तो यही वाला सेम जो है ना KOH की वैल्यू यूज़ होगी, तो ये आ जाएगा 0.0025। तो इसके कितने होंगे, तो ये 0.0025 इसके मोल आ जाएंगे, ठीक है ना जी। इन्हीं के H2SO4 के मोल आप इन्हीं के इन दोनों में उसने क्या किया है, इक्वेशन चेंज की है ताकि वो देख सके कि बच्चे को इसको रेशो को लगाना आता है कि नहीं आता। अब आपके पास इसके मोल आ गए हैं, ठीक है, तो अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये वाला जो है ना प्रोसेस दोबारा कर लें कि मोल इज इक्वल टू C × V/1000। कंसंट्रेशन
जो है ना, क्योंकि उसकी सेम थी तो 0.0625 वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 1000। लेकिन अब ये जो मोल है वो 0.0025 है। ठीक है, तो इस तरह फिर आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। देखें क्या आता है। ये जो है ना 40 आ रहा है मेरे पास, तो 40 इधर लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, ठीक है, तो ताकि ना मुझे पता चले कि भाई आप देखें। ये बेसिक है, यानी कि बेसिक, जब आप बेसिक वाले करेंगे ना तो फिर जब आप परसेंटेज यील्ड और जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट ये वाले करेंगे तो वो आपको, यानी कि पहले आपको जो है ना वो यही वाले करने चाहिए। जैसे ये है एक क्वेश्चन, अब इसको जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपने देख ली। अब आप देखेंगे वो कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस, ये यानी कि आपने फाइंड करना है 2.34 ग्राम पोटासियम, ये इसकी वैल्यू इसने गिवन है। एंड एक्सेस है दूसरा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है जी पोटासियम के मोल फाइंड आउट करें। अब मोल ऑफ पोटासियम, अब ये इसकी वैल्यू दी हुई है 2.34 ग्राम, तो इसका मीनिंग है कि भाई फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ए आर। तो ये कितना है 2.34 डिवाइडेड बाई 39 आ जाएगा। 39 का कहाँ से पता चलेगा आपको, पीरियोडिक टेबल से। तो ये आगे 0.06। अब इसमें देखेंगे ये आगे इसके मोल, ये जो है ना अपने पोटासियम के मोल फाइंड आउट कर लिए क्वेश्चन की हेल्प से। अब आगे कह रहे हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के फाइंड करने हैं, तो कौन बताएगा? सैयद तुम बताओगे कि भाई ये जो सैयद अयान है कि इसमें अब हम क्या करें? मोल कैलकुलेट कर रहे हैं ना सर। हाँ, फाइंड द किसके नंबर फाइंड ऑफ आउट मोल्स करने हैं? फ्रॉम हाइड्रोजन के। जी potassium is added. Calculate the volume in CM3. सर मैं बताऊं? नहीं, इसको मतलब बताने दो। देखो, तुमने पोटासियम के क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिए हैं ना, जी अब हाइड्रोजन के फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। अब तुम क्या लिखोगे कि पोटासियम और हाइड्रोजन, यानी कि पोटासियम के गिवन हो गए और हाइड्रोजन के हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर आप लिखोगे कि इनमें इक्वेशन की मोल रेशो क्या है, क्योंकि इक्वेशन की जो मोल रेशो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अब पोटासियम के साथ 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये 2 मोल है, और हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके जो है टी ना वो वन 1 मोल है। मोल। यानी कि इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जब पोटासियम के 2 मोल होते हैं तो हाइड्रोजन के 1 मोल होते हैं। अब क्वेश्चन में पोटासियम के मोल तुमने फाइंड आउट किए हैं 0.06, तो इन 0.06 से हाइड्रोजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे ये आप फाइंड आउट कर लोगे। जी सर। अब बस हमें लग अभी गई इनको है ना क्लास में। कि भाई यस जिस सर। जिस चीज़ के मोल आपने फाइंड आउट किए हैं, जो दूसरा है, ठीक है ना, वो उसको आप इक्वेशन की हेल्प यस। से फाइंड आउट करोगे। तो ये इससे तो मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो इट विल बी ये 2x। एक्स 0.03 आ जाएगा ना सर। हाँ, अब इसका मतलब है कि भाई हमारे पास 0.03 मोल आ गए हाइड्रोजन के। अब ठीक आगे है वो सर। कह रहा है कि भाई कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। अब वॉल्यूम फाइंड करना है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक गैस है, इसने वैसे लिख भी दिया है, और वॉल्यूम किस में फाइंड आउट करना है? सेंटीमीटर में। अब जो आपने स्टार्ट में जो फार्मूला लिखे थे ना, तो उनमें से फार्मूला यूज़ होगा जो कि वॉल्यूम वाला है, कि गैसेस के वॉल्यूम के लिए, कि मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम जो है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है,
तो इसका मतलब है कि 24,000 से डिवाइड कर देंगे। अब मोल आपके हैं 0.03, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है तो 24,000, इसको जो है ना आप मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 को 0.03 से। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 720। ठीक है, ये मेरा ठीक है ख्याल है सर। कि आपको इक्वेशन के वाले जो है ना आ गए हैं। और भी जो बच्चे हैं वो उनको ना एटलीस्ट पहला स्टेप तो आ गया है। आपके पास ये टॉपिकल की पूरी ये वाली बुक मौजूद है, इसके ऊपर ऐसे ही जो है ना ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए होंगे। ठीक है, जैसे एक ये है, ठीक है, तो ये मैं अब एक और क्वेश्चन फटाफट ना कर देता हूँ। अब इसमें देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, अब जो है ना वो कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के मोल ऐड करने। अब देखेंगे सोडियम की क्या वैल्यू दी हुई है। ये यहाँ पे सोडियम के दिए हुए हैं ग्राम, तो 0.345 है, सोडियम का 23 होता है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, इस तरह आपके पास सोडियम के मोल आ जाएंगे 0.015। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये सोडियम के मोल आपने फाइंड कर दिए। अब आगे जो है वो कह रहा है सेकंड पार्ट में, डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड आउट करने हैं। अब आप सैयद बताएं कि क्या करेंगे। इसके मोल आ गया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर इसकी पहले मोल रेशियो लिखेंगे ना हम लोग। हाँ, पहले हम इक्वेशन की, अब तुम्हें इसका मतलब है तुम्हें भी आ गया ये वाला ना, कि सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके 2 मोल हैं, इसके भी 2 मोल हैं। ठीक है, तो जब ये इक्वल मोल होते हैं तो सेम आंसर आ जाता है। यानी कि अगर 1 1 मोल हों, 2 2 मोल हों, ठीक है, तो अगर तो इसके ये सेम आंसर आ इक्वेशन जाएगा। में इतने मोल हैं तो इसके कितने मोल होंगे? ये 0.15 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के आ गए। ठीक है, और जहाँ पे स्पेस दी हुई होती है उधर ही आंसर लिखना है। उसने ना आपकी वर्किंग नहीं चेक करनी होती, उसने सिर्फ आपका आंसर चेक करना होता है। यानी कि फार्मूला लिखोगे तो वो उसका सिर्फ ये है कि अगर आपका आंसर गलत है ना तो वो आपको फेवर करेगा, लेकिन आंसर आपने अपनी स्पेस में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे वो कह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब कंसंट्रेशन वाला फार्मूला है हमारे पास कि मोल्स इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। अब मोल तो हमारे पास आ गया 0.015, कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम मिसिंग है, तो वॉल्यूम ज़ाहिर है ऊपर कहीं पे यहाँ पे दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये 50 लिखा हुआ इधर, तो ये हम जो है ना वो 50 इसको कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है जी, तो इसका जो है ना वो फिर आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो देखें ज़रा क्या आता है। मेरा ख्याल है 0.3 आ रहा है, ये आ गया 0.3 मोल पर DMQ। ओके सर। आगे वो कह रहा है कि भाई कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DMQ। यानी कि ये आपके पास क्या आई है, मोल पर, यानी कि 0.3 मोल पर DMQ है। फाइंड किस में करनी है? ग्राम पर DM। यानी कि ये जो मोल हैं आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल होता है हमारे पास मैस इन ग्राम ओवर ना MR। तो ये क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है तो आप इसका MR निकालेंगे, 23 + 16 + 1 ये 40 बनता है। तो मोल कितने हैं? 0.3, तो मैस कितना होगा डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 40 को फिर आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम पर DMQ। ठीक है, ये यानी कि मोल पर DMQ और देन जो है ना वो ग्राम पर DMQ में है।
ठीक है। तो ये आप अब देखेंगे आपने ना आज एक तो वो आयानिक इक्वेशन कि मैंने आपको जो है ना वो बताया, सॉल्युबिलिटी रूल आपको बताए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है कि ये आपको आने चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि ज़रूरी हैं उसके लिए केटाइन एनाइन के टेस्ट के लिए भी। फिर ये मैंने आपको ना वो जनरलाइज्ड इक्वेशंस कुछ बताई हैं, तो ये मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है। टाइम आपके पास कम है तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने करनी है। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ आज का जो लेसन है, ठीक है। तो ठीक है फिर, ठीक है ओके, सर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।